भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के तहत निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार फिर से दोहराते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। प्यारे छात्रों, इससे पूर्व हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया था। E बराबर 1/4πε0 2p/r³। आज हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का अर्थ क्या है। किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, जिसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहा जाता है, विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है, से तात्पर्य क्या है। तो प्यारे छात्रों, हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वो अल्प दूरी हमने क्या मानी थी? आपका जवाब होगा 2L। मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो C है। निरक्षीय स्थिति का अर्थ होता है, प्यारे छात्रों, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक, यानी वह रेखा जो किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंब हो। देखिए, हम इसको बनाते हैं यहां पर, ऐसी रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के लंब हो और उसको दो बराबर भागों में बांटे, तो इसका नाम हो गया निरक्षीय स्थिति। यह होगी विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा, इसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। इसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन, विषुवतीय रेखा। तो ये स्थिति जो है जिसमें कि ये विद्युत द्विध्रुव है और ये जो रेखा है, ये जो नीले पेन से आपको दिख रही है, ये इसका लंबार्धक है। तो ये जो स्थिति है किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए, ये इसकी निरक्षीय स्थिति है, या इसको विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है, इक्वेटोरियल लाइन भी कहा जाता है। तो मान लीजिए इस बिंदु पर, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसका नाम हम रख लेते हैं P फॉर पॉइंट, और पूर्व की भांति इस पर कोई परीक्षण आवेश +Q0 रखा हुआ मान लेते हैं, और विद्युत द्विध्रुव से इसकी जो दूरी है उसको हम R मान लेते हैं। ठीक है। तो प्यारे छात्रों, हमने देखा ये विद्युत द्विध्रुव लिया हमने, इसका नाम AB है, इसकी जो लंबाई है वो 2L है, और जो C है वो इसका मध्य बिंदु है। तो ये दूरी कितनी आ गई ऑटोमेटिकली? ये आ गई L, यानी BC बराबर भी L हो गया और CA बराबर भी L हो गया। P एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु कितनी दूरी पर है? यह बिंदु विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर है। प्यारे छात्रों, मैंने पहले भी बताया है कि जब हम दूरी लेते हैं तो हमेशा मध्य बिंदु से लेते हैं। अक्षीय स्थिति में बिंदु कहां था? ये देखिए, अक्षीय स्थिति में बिंदु यहां पर था, इसके अक्ष पर था।
तो निरक्षीय स्थिति कौन सी हो गई? इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत और बिल्कुल बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इसका लंबार्धक। अब प्यारे छात्रों हम क्या करते हैं, अब हमारे पास दो आवेश हैं, एक है प्लस क्यू जो ए पर रखा है और एक है माइनस क्यू जो बी पर रखा है, और हमें निकालनी है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे छात्रों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम यहां पर एक परीक्षण आवेश की हमने कल्पना की है। तो इस परीक्षण आवेश पर इसके द्वारा भी प्रभाव पड़ेगा और इसके द्वारा भी प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम इस आवेश को भूलते हुए, इस वाले भाग को भूलते हुए केवल इस वाले आवेश को देखेंगे। ये देखिए, ये कैसा आवेश है? धनावेश है। और परीक्षण आवेश कैसा आवेश है? ये भी धनावेश है। तो यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा बल लगेगा? तो यहां पर कूलाम साहब आ जाएंगे और कूलाम बल लगेगा यहां पर। उसकी प्रकृति क्या होगी? क्योंकि ये भी धनावेशित कण है, ये भी धनावेशित कण है, तो प्रकृति हो जाएगी प्रतिकर्षण की। तो इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, मिला दिया। अब इस पर जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल, ये बाहर को लगेगा, ये लगेगा बाहर को। तो प्यारे छात्रों इस लाइन को बिल्कुल सीधा बनाना है, ये हो गया बाहर को। जो प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी वही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, आप यह ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी इस दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी वही E1 वेक्टर की दिशा भी होगी। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब इस वाले आवेश को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस वाले आवेश पर विचार कीजिए, इस वाले आवेश पर विचार कीजिए। यह है माइनस क्यू और परीक्षण आवेश प्लस क्यू, तो एक माइनस है एक प्लस है। कौन सा कूलाम बल लगेगा? कूलाम बल लगेगा, लेकिन उसकी प्रकृति क्या होगी? उसकी प्रकृति होगी आकर्षण की, खींचने की। तो हम यहां से इसको यहां मिला देते हैं और आकर्षण बल जो है वो यहां को आ जाएगा। और जो आकर्षण बल की दिशा होगी, जो कूलाम बल की दिशा होगी, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। अभी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसकी दिशा हमने यहां को निकाल ली। ये दिशा ऐसी होगी, बिल्कुल सीधी रेखा होगी। ये रेखा कैसी है? ये रेखा टेढ़ी नहीं होकर बिल्कुल सीधी रेखा होगी। दूसरा, हमने इस आवेश को भूलते हुए माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाली। अभी हम परिमाण भी निकालेंगे उसका, अभी हम देखेंगे परिमाण कितना आता है। सबसे पहले हमने दिशा निकाल ली। तो चूंकि ये आवेश धनावेशित कण है, ये आवेश ऋणावेशित कण है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो कौन सा बल लगेगा? कूलाम बल लगेगा। उसकी प्रकृति क्या होगी? उसकी प्रकृति होगी आकर्षण की। तो जिस दिशा में आकर्षण बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ये E2 वेक्टर इस दिशा में होगा। अब प्यारे छात्रों यहां ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई कितनी है? CA, ये है L, और ये लंबाई कितनी है? ये है R, और ये कोण कितना है? ये कोण है 90 डिग्री। तो यहां पर हम देखते हैं PCA, PCA, फिर से देखिए PCA, एक बार फिर से देखिए PCA, ये कोण कितना? 90 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया? यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। यह एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना जिसका लंब है R, जिसका आधार है L। तो कर्ण कितना आएगा? आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से आएगा R² प्लस L²। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तिरछी जो दूरी हो गई, यानी PA कितना हो गया आपका? वर्गमूल के अंदर R² प्लस L²। अब यहां फिर से देखिए, ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण, क्योंकि लंबार्धक है। अब अभी हमने लिया था PCA, अब लीजिए PCB, PCB, फिर से देखिए PCB, PCB, PCB में ये कोण कितना? 90। तो ये कैसा बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। नाम क्या है इसका? PCB, आधार L,
लंब आर, तो कर्ण फिर से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, स्पष्ट है कि त्रिभुज पी ए बी या पी बी ए कहो या पी बी ए में दो भुजाएं बराबर हो गई। कौन कौन सी भुजा बराबर हो गई, पी बी कितना, वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूसरी भुजा पी ए, वो भी कितनी है, वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये कैसा त्रिभुज बन गया, दो भुजाएं जिसमें बराबर हो, तो आपका जवाब होगा ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर ये कोण थीटा हो प्यारे बच्चों, तो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। अगर ये कोण, ये देखिए इसके सामने की जो ये कोण है, इस भुजा के सामने का कोण हमने थीटा मान लिया, तो ये भुजा क्या है, ये भी इसके बराबर है, तो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। प्यारे छात्रों, हमने E1 देख लिया, E1 की दिशा ऐसे है, और हमने E2 देख लिए, ये इसकी दिशा नीचे की तरफ है। प्यारे छात्रों, अगर आपको याद होगा, अक्षीय स्थिति में E1 और E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत थी। ये देखिए, E1 और E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत थी, यानी उनके बीच का जो कोण था वो 180 डिग्री था। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो हमने क्या किया था, एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटा लिया था, और E1 चूंकि बड़ा मान था, क्योंकि उसके लिए दूरी का मान कम था, तो E1 का मान वहां बड़ा था, तो E1 में से E2 को हमने घटा दिया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर देखिए दोनों के बीच का कोण जो है वो 180 डिग्री नहीं है। तो यहां समझने की बात है कि इस स्थिति में हम सदिशों को कैसे जोड़ें। तो प्यारे छात्रों, कक्षा 11 में हमने सदिश का वियोजन किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी सदिश के हमने घटक बनाए, ये देखिए, ये मान लीजिए बल सदिश है, तो इसका थीटा दिशा में जो घटक होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक होता है वो होता है एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा यहां भी करेंगे हम क्या करेंगे, सदिश का वियोजन कर लेंगे। तो प्यारे छात्रों, E1 और E2 चूंकि इस दिशा में है, तो इनका जो परिणामी होता है वो ऐसे आता है, और समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण ये जो परिणामी होता है, ये परिणामी किसका बना रहा हूं मैं बना रहा हूं E1 और E2 का। क्यों, क्योंकि इनके बीच का कोण 180 डिग्री नहीं है या 0 डिग्री नहीं है। अगर 180 डिग्री होता तो ये सीधे सीधे घट जाते, बड़े में से छोटा कट जाता, और अगर इनके बीच का कोण 0 डिग्री होता, एक ही दिशा में होते, तो ये जुड़ जाते। यहां पर इनके बीच का कोण जो है वो आपको 180 डिग्री या 0 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज की स्थिति में ये जो परिणामी है वो इनके बीचों बीच में होता है, और इस तरीके से होता है कि ये जो रेखा है ये इस रेखा के समांतर होती है। ये जो रेखा है वो इस रेखा के, AB रेखा के समांतर होती है। तो अगर समांतर रेखा है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, संगत कोण। ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर Z बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है Z, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। क्यों, एकांतर कोण। ये देखिए एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि संगत कोण। अब देखिए, अब यहां पर सदिश का वियोजन लगेगा। ये देखिए ये बनाया मैंने E मतलब इन दोनों का परिणामी। ये E1 और E2 का परिणामी जो है, इनको हम आसानी से घटा या जोड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का कोण 180 डिग्री या 0 डिग्री नहीं है, इसीलिए। तो इनका जो परिणामी है वो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की स्थिति में ये जो परिणामी है ये जो है आधार के समांतर होता है, तो ये कोण क्या हो गए आपके, संगत कोण हो गए, और ये कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। अब यहां पर ये वाला नियम लगेंगे, किसी सदिश का थीटा दिशा में घटक कॉस में होता है, किसी सदिश का थीटा दिशा में घटक कॉस में होता है, और इसके लंबवत, ये देखिए इसके किसके, एफ कॉस थीटा के लंबवत, ये देखिए 90 डिग्री यहां घूम जाएंगे। अगर ये एफ कॉस थीटा है
तो यहां से आपको 90 डिग्री ऐसे घूमना पड़ेगा। देखिए आप, ये देखिए, ये अगर आपका एफ कॉस थीटा है तो आपको ये घूमना पड़ेगा, ये आ जाएगा एफ साइन थीटा, जो नीले पेन से आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए, आप इस पर विचार कीजिए, E1 पर विचार कीजिए, E1 पर विचार कीजिए। प्यारे छात्रों, जब कभी भी सदिश राशियों की बात होती है तो हमारा यह प्रयास होता है कि या तो सदिश राशियां क्षैतिज दिशा में हो जाएं या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में, लंबवत दिशा में हो जाए। तो यहां पर अभी ये तिरछी दिशा में है। देखिए आप, एक सदिश ऐसा है और एक सदिश जो है ऐसा है। तो हमारा प्रयास है इनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़ने का। हमारा प्रयास यह है कि E1 भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में टूट जाए और E2 भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में टूट जाए। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये E1, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत समझने की चीज है। E1 का थीटा दिशा में घटक, ये देखिए, उल्टा देखिए आप, इस चित्र को उल्टा समझिए। ये देखिए F, फिर से देखिए F का, ये सदिश राशि F का, ये देखिए थीटा दिशा में घटक। ये देखिए, अब इस चित्र को थोड़ा उल्टा करके देखिए, F का F इधर की तरफ था तो F cos थीटा ऐसा आया। अब F हमने इसके अकॉर्डिंग ले लिया जैसा ये है, ताकि समझने में आसानी रहे। F का थीटा दिशा में घटक हो गया F cos थीटा, और इसके लंबवत इसके, ये देखिए 90 डिग्री कोण, ये हो गया F sin थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यही कंसेप्ट को हम यहां लगाते हैं। देखिए, E1 का थीटा दिशा में घटक क्या हो गया, बोलिए, E1 का थीटा दिशा में घटक क्या हो गया, E1 cos थीटा। फिर से देखिए, E1 का थीटा दिशा में, ये देखिए थीटा दिशा में घटक क्या हो गया, ये cos में, तो E1 cos थीटा, और E1 cos थीटा के लंबवत क्या हो गया, ये देखिए E1 cos थीटा के लंबवत कितना हो गया, ये देखिए E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ठीक, अब इस पर आते हैं E2 पर। ये देखिए E2 का थीटा दिशा में घटक, ये देखिए घूम जाइए, ये देखिए E2 का थीटा दिशा घटक क्या हुआ, E2 cos थीटा। ये देखिए तीन सदिश एक साथ हो गए प्यारे बच्चों, E2 cos थीटा। ये देखिए, फिर से देखिए, E1 का थीटा दिशा में घटक, ये थीटा है, ये हो गया E1 cos थीटा, और इसके लंबवत E1 sin थीटा। अब E2 पर आ जाइए, E2 का थीटा दिशा में घटक क्या हो गया, ये देखिए E2 cos थीटा, और इसके लंबवत, इसका लंबवत ऐसे जाएगा, ऊपर को नहीं जाएगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि E1 यहां था तो ऊपर को गया, और E2 यहां है तो ये नीचे को घूमेगा। ये देखिए, ये हो गया। फिर से देखिएगा, E2 का थीटा दिशा में घटक E2 cos थीटा, और लंबवत दिशा में घटक हो गया, ये देखिए यहां को नीचे को हो गया, ये देखिए E1, ये देखिए ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी जो वैल्यू है वो खत्म, क्योंकि हमने E1 को दो घटकों में तोड़ा, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 की भी वैल्यू खत्म, इसको भी हमने दो घटकों में तोड़ लिया। ये घटक क्या है, E2 cos थीटा, और नीचे वाला घटक है E2 sin। प्यारे छात्रों, अब हम E1 और E2 के मान ज्ञात करेंगे। E1 क्या है, E1 है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमारे पास जो बेसिक सूत्र है कि R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां हमने जो माध्यम माना है वो वायु माना है, Q/R²। ये हमारा बेसिक सूत्र है दूरी के पदों में, ठीक है ना। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, और A बिंदु पर जो प्लस Q आवेश है उससे
वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूरी पर जो बिंदु P है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1। प्यारे छात्रों, यहां हम दिशा नहीं ले रहे, यहां हम केवल परिमाण देखना चाह रहे हैं कितना है। देखिएगा E1 बराबर, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/4πε0 Q, और जब परिमाण लेते हैं तो हम प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो Q बट्टे दूरी आती है, ये देखिए दूरी का वर्ग, तो दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये देखिए वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वर्गमूल का भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना। अब इसको ओपन करते हैं, या लिखेंगे E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, ये देखिए वर्गमूल का स्क्वायर होगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक सदिश राशि है, तो यहां पर दिशा क्या होगी? ये देखिए दिशा क्या होगी? जो प्रतिकर्षण बल की दिशा है, ये देखिए एपी दिशा में, ये इस दिशा में एपी दिशा में लिखेंगे एपी की ओर, एपी की ओर। अब इसी प्रकार से प्यारे छात्रों, जो बी बिंदु पर आवेश रखा है उसके कारण निकाल लेते हैं। पी बिंदु पर लिखेंगे बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा E2 1/4πε0 1/4πε0। ये देखिए प्यारे छात्रों, मैंने पहले भी बताया जब हम परिमाण की बात करेंगे तो हमें प्लस माइनस नहीं लेना है, तो यहां यद्यपि ये माइनस क्यू है लेकिन हम परिमाण लेते समय माइनस नहीं लेंगे, तो इसको भी लिखेंगे Q बट्टे, ये देखिए दूरी कितनी है, फिर से देखिए वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में ये देखिए स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं, या लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, ये देखिए वर्गमूल का वर्ग है तो वर्गमूल हट जाएगा, समीकरण नंबर 2। प्यारे छात्रों, दोनों ही समीकरणों को ध्यान से देखिए। E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या दोनों समीकरण एक जैसी नहीं है? आपका जवाब होगा बिल्कुल, दोनों समीकरण एक ही हैं। तो प्यारे छात्रों, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखने पर क्या निष्कर्ष निकला? E1 बराबर E2, समीकरण 1 से और 2 से E1 बराबर E2। समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 बराबर कितना? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे छात्रों हम चित्र की ओर चलते हैं, इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि चित्र में ही सब कुछ है। ये देखिएगा आप, देखिए ये क्या है? E1 साइन थीटा। अगर हम परिमाण रूप में बात करेंगे तो केवल हो जाएगा, इसके ऊपर आप तीर का निशान मत मानिए, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। किस दिशा में है? ऊपर की दिशा में।
और ये प्यारे छात्रों ये क्या है, ये है E2 sin थीटा परिमाण रूप में। तो और अभी हमने क्या सिद्ध किया प्यारे बच्चों, हमने सिद्ध किया E1 और E2 आपस में बराबर हैं। तो एक बार पुनः चित्र को ध्यान से देखिए, ये E1 sin थीटा ऊपर की ओर, ये E2 sin थीटा नीचे की ओर, E1 व E2 आपस में बराबर। तो प्यारे छात्रों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये E1 sin थीटा ऊपर की ओर और ये भी E1 sin थीटा। क्यों? क्योंकि E2 का मान हम E1 के मान के बराबर सिद्ध कर चुके हैं अभी। तो ये भी E1 sin थीटा ऊपर की ओर, ये भी E1 sin थीटा नीचे की ओर, या ये E2 sin थीटा ऊपर की ओर और यहां ऑलरेडी यहां E2 sin थीटा नीचे की ओर। तो प्यारे छात्रों दो सदिश ये देखिए परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं। देखिए दो सदिश परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं ये। तो इनका परिणामी जो हो गया वो हो गया 0। अब क्या बचा, अब दो सदिश बचे, ये तो खैर परिणामी सदिश हो गया, ठीक ही हुआ E। लेकिन इस दिशा में जो सदिश हैं E1 cos थीटा और बाईं तरफ ही क्या है E2 cos थीटा, ये तो कट गए। क्यों? क्योंकि ये परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। अब बचे हमारे पास शेष दो, बचे हमारे पास शेष दो, क्या बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। प्यारे छात्रों आप देख रहे हैं कि दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं। ये देखिए दोनों सदिश कौन कौन से, E1 cos थीटा, फिर से देखिए E1 cos थीटा ये इस दिशा में और E2 cos थीटा ये भी इस दिशा में है। तो प्यारे छात्रों आपको पता है कि सदिश योग के नियम से अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है 0 डिग्री। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्यों? क्योंकि E2 का मान ये देखिए E2 का मान E1 के मान के बराबर, यहां लिखेंगे चूंकि E2 बराबर E1, ठीक। तो यहां लिखेंगे E बराबर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा कितने हो गए 2E1 cos थीटा, या अब देखिए E1 का मान हम निकाल चुके हैं, ये देखिए E1 बराबर E2 बराबर कितना, ये देखिए तो ये आ गया 2, E1 का मान लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्यारे छात्रों अब यहां ध्यान देने की बात है, अब हम cos थीटा का मान निकालेंगे। ये देखिए फिर से हम चित्र की ओर चलते हैं। चित्र क्या कहता है, चित्र देखिए, ये देखिए समकोण त्रिभुज PCA, ये देखिए PCA, मैं इसको अलग से बना देता हूं यहां पर, ये देखिएगा आप P, ये C और ये A, ये बना दिया मैंने अलग से त्रिभुज। ये देखिए ये कोण कितना है, ये देखिए कितना है थीटा, और ये आधार कितना है यहां से यहां तक कितना है L, और लंब कितना है ये देखिए यहां से यहां तक कितना है R। तो यहां से कर्ण कितना निकाला था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है प्यारे छात्रों cos थीटा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में cos थीटा कितना होता है, ये देखिए cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां पर लगा देंगे, यहां पर देखेंगे आधार बट्टे कर्ण के हिसाब से
आधार बट्टे कर्ण, यहां लगा दिया, यहां पे लिख दिया। ये देखिए आधार कितना, फिर से देखेंगे चित्र को, आधार कितना L, ये देखिए आधार कितना L, और कर्ण कितना वर्गमूल के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आधार लिखेंगे L और लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। प्यारे छात्रों, cos थीटा का मान निकालना आपको आ गया होगा। E बराबर जो बताता है, E बराबर आप देखिए 2QL कहां पड़ा है, 2QL कहां पड़ा है, याद आया कुछ? तो प्यारे छात्रों, आपको पता है किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये Q गुणा 2L। ये देखिए Q की गुणनफल में कुछ भी लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 वो भी 6 आएगा, 3 गुणा 2 वो भी 6 आएगा। तो Q गुणा 2L ये क्या हो जाएगा P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पूरे का मान क्या लिख देंगे P। अब देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात कितनी है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और यहां पे कितनी है, किसी भी वर्गमूल को जब आप खोलेंगे, जैसे वर्गमूल 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की घात 1/2। वर्गमूल हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2। तो यहां पर प्यारे छात्रों हम लिख सकते हैं, देखिएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। आप देखिए, और यहां पे हमने क्या मान लिया है, चूंकि ये देखिए P बराबर Q गुणा 2L, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, ये देखिएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप देखिए समान संख्याएं गुणनफल में है तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। अगर समान संख्याएं गुणनफल में, जैसे इसकी घात 1 है और ये भी एक जैसी संख्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी है, तो दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। इतना समझ में आ गया होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। प्यारे छात्रों, अक्षीय स्थिति में हमने कुछ माना था, लास्ट में यह कहा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है, L का मान बहुत कम होता है, किसकी अपेक्षा में, R की अपेक्षा में। तो यहां भी वही हम विचार लेंगे, यदि L का मान छोटा है R के मान से, तब L स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, किससे, R स्क्वायर से। अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य लेने का मतलब ये होता है L स्क्वायर का मान आप 0 ले लेंगे। इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, यहां देखिए इसका मान हम क्या ले लेंगे, जब नगण्य है तो 0 ले लेंगे, तो ये खाली बचेगा R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, हमने निरक्षीय स्थिति में भी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया, E निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब, जहां P क्या है, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
यहां पर K का मान कितना लिया गया है 1, क्योंकि माना गया है कि विद्युत द्विध्रुव वायु में स्थित है। और R क्या है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु की विद्युत द्विध्रुव से दूरी। और प्यारे छात्रों, साथ में हम E अक्षीय भी लिख लेते हैं, बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये देखिएगा, दोनों सूत्रों को हमने एक साथ लिख लिया। अब दोनों सूत्रों को हम एक साथ लिखने के बाद इनमें अंतर करते हैं। क्या अंतर है, एक ही अंतर है, देखिए एक अंक का अंतर है। देखिए E निरक्षीय ये है और E अक्षीय बिल्कुल सेम है। ये देखिए E, ये E सेम है, C में निरक्षीय की जगह अक्षीय लिखा है, बराबर के साथ बराबर है 1/4πε0। यहां भी है, यहां भी है, P यहां भी है, P यहां भी है, r³ यहां भी है, यहां भी है। तो कौन सा अंक जो है अंतर कर रहा है, ये है 2। यानी कहने का अर्थ है E अक्षीय जो होता है हम ऐसा लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं, क्या रिजल्ट निकला कि जो E अक्षीय होता है वो 2 गुणा E निरक्षीय होता है। यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। ये प्यारे बच्चों सिद्ध करने को भी आ सकता है। तो प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी लाभ हुआ होगा। अगली वीडियो में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।